Hi guys, so recently I'm getting lots of queries regarding CA Final Group 1 strategy for next 45 to 50 days. So today I will be sharing with you all the same thing and let's get directly into the video. So सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी तक जो भी चीज़ें हुई जैसे भी हुई लेट इट बी। अभी अगर आपने नेक्स्ट 50 डेज़ भी अगर संभाल लिया अच्छे से तो भी आपका एक ग्रुप आप इजीली क्लियर कर सकते हो। मैंने खुद ने मेरी भी क्लासेस बाकी थे, आप लोगों को पता है कि एफआर के क्लासेस मेरे बाकी थे, तो आप लोगों के अगर क्लासेस वगैरह हो गए तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो, राइट। तो पहले तो ये चीज़ समझ लो कि 40 डेज़ में 45 टू 50 डेज़ है अभी आप लोगों के पास, तो दिस टाइम इज़ इनफ इफ़ यू स्टडी वेरी प्रॉपरली, राइट। तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है, टाइमिंग एलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए डू AFM एंड देन फ्रॉम 21st स्टार्ट विथ FR सो दैट 31st तक आपका FR अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर 2 डेज़ जितना आप रिविज़न करके 1st एंड 2nd ऑफ अप्रैल को रिविज़न करके 3rd को MTP दे दो आप, MTP2 ऑफ FR एंड देन 5th को AFM का MTP, 7th को MTP2 ऑफ ऑडिट। तो ऐसे आप सीक्वेंस रखो एंड कंसिडर करो कि मेरी एग्ज़ाम नेक्स्ट 20 डेज़ में है, तो आप उतना इफेक्टिवली स्टडी करोगे। एंड कुछ चीज़ें अगर बाकी भी रह जाएगी तो 7th के बाद में यू स्टिल हैव टाइम जहाँ पे आप वो चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, फिर से एक और रिविजन हो जाएगा। तो आप 7th के बाद में 5 डेज़ अलोकेट करके 5 डेज़ फॉर FR, 5 डेज़ फॉर AFM एंड 5 डेज़ फॉर ऑडिट, ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 23rd तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपका एग्जाम 2 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 मई के पहले अगर मैं कंसिडर करूँ कि एटलीस्ट 27 से भी आप स्टार्ट करोगे, बिकॉज 27 से भी स्टार्ट करते हो तो भी 27, 28, 29, 30, 1st एंड 2nd आपको 5.5 डेज़ मिलेंगे। तो इसीलिए आप 27 से स्टार्ट करके भी FR अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। बट इवन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट थोड़ा अर्ली 25th या फिर 24th से भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप इजीली कर पाओगे। बट फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि MTP2 का सीक्वेंस ध्यान में रख के अभी स्टडी करो, सो दैट जब MTP2 आएगा तो आपका एक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में फिर से एक और रिविजन होगा एंड उस रिविजन के बाद में फिर से आपको टेस्ट लिखना है। मतलब कि 7th के बाद में आप स्टार्ट करोगे तो 8, 9, 10, 11, 12 12th ऑफ अप्रैल तक आपका एक और बार FR रिवाइज हो जाएगा। फिर 12th को ही आप टेस्ट दे दो, MTP1 दे सकते हो या फिर और कोई टेस्ट जो आपने परचेस कर रखी है वो आप दे सकते हो, या फिर कोई पुराना अटेम्प्ट का पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये टाइम एलोकेशन रखो कि सबसे पहले तो 10 डेज़ में AFM कंप्लीट करना है, फिर 11 डेज़ में FR एंड देन जब ये दोनों सब्जेक्ट्स चलेंगे तो ऑडिट साइड बाय साइड चलेगा, है ना। तो डेली 4 आवर्स ऑडिट करना है। तो 20 डेज़ तक अगर ऑडिट डेली 4 आवर्स करोगे तो इट्स 80 आवर्स, सो दैट इज़ इनफ टाइम फॉर ऑडिट। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा AFM के लिए कम सिलेबस, मतलब अभी तक आपने कुछ तो करके रखा होगा, तो उस केस में भी आप 8 डेज़ जितना फिर AFM को एलोकेट करो, आपको लगता है 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज़ वेरी गुड। फिर जो नेक्स्ट 3 डेज़ 4 डेज़ आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो वहाँ पर आप ऑडिट को रिवाइज़ कर सकते हो या फिर FR थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हो अगर FR ज़्यादा बाकी है तो। और अगर AFM में आपको लगता है कि नहीं 10 डेज़ कंप्लीट चाहिए तो फिर आप 10 डेज़ फुल्ली रखो, बट साइड बाय साइड ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फुल डे ऑडिट स्टडी करना कुछ स्टूडेंट्स के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए 10 डेज़ फॉर AFM देन 11 डेज़ फॉर FR, फिर 2-3 दिन दे के रिविजन एंड देन मॉक टेस्ट 2 का सीक्वेंस 3rd, 5th एंड 7th। उसके बाद फिर से 5 डेज़ दे के फुल एक टाइम रिविजन एंड तब भी 5th डे के एंड पे आपको टेस्ट लिखना है एंड देन एग्ज़ाम के पहले एक और बार रिविजन हो जाएगा। अब 23rd से 27th के बीच में 3-4 दिन आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे, सो पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई है तो वो कवर कर सकते हो। अब अभी जो 10 डेज़ का एलोकेशन रखा है तो उसमें आप लोगों को RTP भी कवर कर लेना है एंड हो सकता है तो MTP1 कर लो, नहीं तो फिर जो 5 डेज़ का रिविजन के बाद में बोला टेस्ट लिखना है तो वैसे आप MTP1 कवर कर सकते हो, राइट। बट कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 थिंग इज़ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में लिख पाओगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन, द मोर यू कैन सॉल्व नाउ द मोर यू विल बी एबल टू सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो इसीलिए अभी जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस पे फोकस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस देखे देखे से लगते हैं, क्वेश्चंस आर फैमिलियर, यू नो कि क्वेश्चन एक्जैक्टली बुक का क्वेश्चन है, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व कम्प्लीटली, बिकॉज पहले कभी सॉल्व करके देखा ही नहीं कम्प्लीटली, या तो आपने सिर्फ रिविजन वीडियोज़ देखे हैं 4 बार या फिर आपने सिर्फ क्वेश्चंस को ऑडिट किया है। तो उस केस में ये प्रॉब्लम आती है कि फिर हम खुद से सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में। तो इसलिए टेस्ट लिखने से बिल्कुल भी मत डरो। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये चीज़ सुनी है कि अगर अभी टेस्ट लिख दिया तो एग्ज़ाम के लिए फिर हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे, बट सी ये मार्क्स आपको कोई नहीं पूछने वाला। जब एग्ज़ाम में एक्चुअल मार्कशीट आएगी वो सब लोग पूछेंगे, तो किस बात से अभी डरना। एंड अभी अगर कुछ गलती हो भी गई तो वी हैव टाइम टू रेक्टिफाई। अब बाद में 5 डेज़ फिर से रिवीजन करोगे तब चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। तब भी कुछ गलती हो गई तो एग्ज़ाम के पहले फिर से रिवीजन करने वाले हो तब रेक्टिफाई कर सकते हो। बट व्हाट इफ़ अगर सेम गलती एग्ज़ाम में जाके कर ली, फिर तो सीधा 6 महीने बाद अटेम्प्ट आएगा,
तो इसीलिए अभी टेस्ट लिखने से बिल्कुल भी मत डरो। जितना ज़्यादा अभी टेस्ट लिखोगे उतना एग्ज़ाम के लिए डर निकल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको समझ में भी आएगा कि एग्ज़ाम के लिए क्या रिविज़न करना है। सब्जेक्ट वाइज़ क्या अप्रोच रखना चाहिए दैट आई विल अपलोड सुन। फिर ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज़ जो मेरी अपलोडेड है सब्जेक्ट वाइज़ वो आप देख सकते हो। जितने स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली एएफएम में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरा एएफएम का वीडियो देखना। उसमें जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने नोटबुक्स वगैरह भी दिखाई कि मैंने कैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि 7-8 डेज़ ही बाकी है, 10 डेज़ ही बाकी है, कैसे पूरा एएफएम हम लिख लिख के देखेंगे, उतना तो टाइम नहीं है। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एक बार वो वीडियो जाके देखो। उससे आपके जो भी एएफएम को लेके डाउट्स है, डर है आपके मन में, वो निकल जाएगा। और उसे कि ट्राई करने में क्या जा रहा है। 2 चैप्टर्स आप आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, 2 चैप्टर्स आप मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करके देखो। एंड फिर आप देखो कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी इज़ मोर गुड, डेफिनेटली रेफर दैट। अगर आपको लगता है मेरी स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर है तो आप वो रेफर कर लो। बट मेरी स्ट्रैटेजी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड की है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, इसलिए आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल कि तो आप वो एक बार रेफ़र कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑडिट में भी आपको स्पेसिफिकली कीवर्ड्स वगैरह याद करने पड़ेंगे बिकॉज एग्जामिनर आपको भी पता है कि कीवर्ड्स मैच करते हैं। तो अगर आपके कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं हो रहे तो नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप आगे पीछे का सेंटेंस आपके हिसाब से लिख सकते हो, बट जो कीवर्ड्स वगैरह है तो मेक श्योर कि आप वो अभी से याद कर रहे हो। याद करने की, रिकॉल करने की हैबिट लगाओ। एफआर, एएफएम एंड ऑडिट तीनों में क्वेश्चन बैंक इज़ इंपॉर्टेंट। ऑडिट में क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक? क्योंकि एग्जाम में तो वैसे क्वेश्चंस आते नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस नहीं आते। यस, एग्जाम में मेजॉरिटी क्वेश्चंस, ऑडिट में आपको न्यू देखने मिलेंगे। बट अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किया तो आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन नहीं समझेगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक को सेम एज अ कॉन्सेप्ट बुक लाइन बाय लाइन मत रीड करो। क्वेश्चन रीड करने के बाद ट्राई टू इंटरप्रेट कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप उस हिसाब से आंसर करोगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन कुछ और पूछता है, हम लिख के कुछ और आ जाते हैं एंड फिर भी एक्सपेक्ट कि हमने इतना सारा लिखा है तो बट कुछ मार्क्स नहीं मिले, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन सीखो एंड ट्राई टू रिकॉल कि अगर जैसे सपोज़ कि आपको समझाए कि हाँ ये कुछ चीज़ों के फैक्टर्स पूछ रहा है तो क्या क्या फैक्टर्स थे, या फिर कुछ स्टेप्स पूछ रहा है तो क्या स्टेप्स थे, तो वो चीज़ें आप रिकॉल करने का ट्राई करो। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स आपने समझ लिया, फिर याद भी कर लिया। अब जब आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो मेक श्योर कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि कौन सा क्लॉज टारगेट कर रहा है, कौन सा शेड्यूल है। अगर आपको समझ में आ गया कि ठीक है ये वाला क्लॉज है तो इसमें कौन सा 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द गिवन केस स्टडी क्या कंक्लूजन होगा, ये पर्सन गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, वो आप खुद से आंसर आपके माइंड में रेडी करो एंड देन सी कि क्या सेम चीज़ें आपके क्वेश्चन बैंक में है या नहीं है। अगर आपको लग रहा था कि क्लॉज 1 है बट एक्चुअल में क्लॉज 2 है तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं और मेहनत करने की ज़रूरत है। बट अगर आपके हिसाब से जो आंसर था सेम वैसा ही सजेस्टेड आंसर्स में लिखा हुआ है या फिर क्वेश्चन बैंक में जो आंसर है उसमें लिखा है तो देन इट इज़ वेरी गुड। आप फिर दूसरे क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बैंक इफेक्टिवली कंप्लीट होगा एंड साथ साथ में कम टाइम में भी कंप्लीट होगा। ओके, सो यस, एंड आपको कुछ भी क्वेरीज आती है तो आई एम हियर फॉर यू। आप मेरा 1-to-1 इंस्टेंट काउंसलिंग सेशन जो है उसके लिए जा सकते हो। बिकॉज द स्ट्रैटेजी आई एम शेयरिंग हियर इज़ इन जनरल, सबके लिए है वो। बट हो सकता है कि आपकी कुछ सिचुएशन ज़्यादा स्पेसिफिक हो, आपके कुछ क्लासेस वगैरह बाकी हो, सो इन दैट केस आप ऑप्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस के लिए। एंड कुछ और भी क्वेरीज होंगे तो फील फ्री टू कमेंट, तो आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। एंड विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज सी ए साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।